वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में आज हम एक नया बिंदु शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है उपसर्ग। हम संधि पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। और आज के वीडियो में हम उपसर्ग का सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग शब्द का निर्माण कैसे हुआ। उपसर्ग में देखिए उप और मूल शब्द सर्ग, इसमें भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। मूल शब्द सर्ग, सर्ग मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उप का अर्थ होता है पास या निकट, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, रचना करना, निर्माण करना। इस हिसाब से उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ है पास में बैठकर नया शब्द बनाना, यानी पास में जुड़कर या पास में बैठकर नए शब्द का निर्माण करना, नए शब्द की रचना करना, नए शब्द की सृष्टि करना। अब हम देखते हैं उपसर्ग द्वारा नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है। उपसर्गों द्वारा नए शब्दों का निर्माण, इसके लिए हम एक मूल शब्द लेते हैं हार। इस हार में हमने वी उपसर्ग जोड़ा और एक नया शब्द हमने यहाँ बना लिया विहार। इस हार में प्र उपसर्ग जोड़ा, एक और नया शब्द बना लिया प्रहार। इस हार में आ उपसर्ग जोड़ा, एक और नया शब्द बना लिया आहार। इसी हार में हम देखो एक ही शब्द से अनेक शब्द बनाते जा रहे हैं, किसका? उपसर्ग का प्रयोग करके। उप उपसर्ग जोड़ा और शब्द बन गया उपहार। इसमें देखो हार में परि उपसर्ग जोड़ा, शब्द बन गया परिहार। हार मूल शब्द है, इसमें प्रति उपसर्ग जोड़ा, हमारे पास बन चुका है नया शब्द प्रतिहार। इसमें उत उपसर्ग जोड़ा, हमारे पास बन गया उद्धार। इसमें हम संधि में पढ़ चुके हैं, त का द और द बन जाता है, तो इसका उत धन हार है मूल शब्द, है का द बन गया और त का द बन गया। त थ द अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल चुका है, संधि हम पढ़ चुके हैं पहले। और हर मूल शब्द में हम सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमें एक और नया शब्द प्राप्त हो जाएगा, श्रृंगार। आप देख रहे हैं किस प्रकार उपसर्गों के योग से हमने एक ही शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण कर लिया। इसी प्रकार हम एक उपसर्ग लेते हैं और इसमें अलग अलग शब्द जोड़ते हैं। उपसर्ग एक ही है, यहाँ शब्द एक था और अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करके एक शब्द से अनेक शब्द बना लिए। अब यहाँ देखिए एक उपसर्ग है और इसी उपसर्ग को अलग अलग शब्दों के साथ में जोड़कर हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आ के साथ चरण जोड़ा तो आचरण बन गया, और यही उपसर्ग हमने मरण में जोड़ा तो आमरण बन गया। आ उपसर्ग हमने जन्म में जोड़ा तो आजन्म बन गया, और आ उपसर्ग हमने देश शब्द में जोड़ा तो आदेश बन गया, और आ उपसर्ग योग शब्द में जोड़ा तो आयोग बन गया, जैसे योजना आयोग, एसटी एससी आयोग। फिर देखिए इसी उपसर्ग में हम गम शब्द जोड़ते हैं तो आगम बन गया, और इसी उपसर्ग में हम वेदन शब्द जोड़े तो आवेदन बन गया। आप देख रहे हैं किस प्रकार एक ही शब्द से अलग अलग उपसर्ग जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण किया जा रहा है, या एक उपसर्ग में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। तो एक बात हमें समझ में आई कि उपसर्ग नए शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग पढ़ने से पहले हम उपसर्ग के बारे में कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला तथ्य है उपसर्ग शब्द नहीं है, शब्दांश है। उपसर्ग शब्द नहीं होकर शब्दांश होते हैं। दूसरा विशेष तथ्य देखिए, उपसर्ग का वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, अर्थात अकेले उपसर्ग का कहीं भी वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता, किसी न किसी शब्द के साथ में जुड़ेगा। उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण करता है, हमने देख लिया किस प्रकार नए नए शब्दों का निर्माण कर रहा है। जिस भाषा का उपसर्ग हो उसी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होता है, अर्थात जिस भाषा का उपसर्ग होगा वह उसी भाषा के मूल शब्दों में जुड़ेगा। और देखिए एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही शब्द में एक से अधिक, दो उपसर्ग लगे हैं, तीन उपसर्ग लगे हैं, तो एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग भी किया जा सकता है। और देखिए उपसर्ग का स्वयं का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है,
वे शब्द वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थ शब्द का होता है, शब्दांश का नहीं। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, और हमने यहां देखा कि उपसर्ग शब्द नहीं है, तो फिर उपसर्ग का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उपसर्ग तो शब्दांश है, शब्द का अंश है, शब्द नहीं है। अर्थ तो शब्द का होता है, सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, और जो शब्द से छोटा है वह शब्द नहीं है, तो उसका अर्थ नहीं हो सकता। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि उपसर्ग का अर्थ कैसे नहीं होता है। कई लोग कहते हैं अ उपसर्ग का अर्थ ये नहीं होगा, इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, और फिर उनका प्रयोग करते हैं। अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है इसका, लेकिन अ उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ नहीं ये नहीं होगा, लेकिन अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है, अर्थात अ उपसर्ग किसी भी शब्द के साथ में लगेगा तो ये नहीं का अर्थ देगा। इसे हम कुछ वाक्यों से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तालाब में पंकज खिल रहा है, तालाब में सरोज खिल रहा है, तालाब में कमल खिल रहा है, बात एक ही है। कमल पंकज का अर्थ भी होता है, कमल ही होता है, सरोज का अर्थ भी कमल ही होता है, तो हम कमल की जगह पंकज का प्रयोग कर सकते हैं, कमल की जगह सरोज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पंकज किसका अर्थ होगा? कमल। पंकज का अर्थ क्या है? कमल। और अगर यहाँ अ उपसर्ग का अर्थ नहीं होगा तो फिर इसी प्रकार हम वहां प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सोहन बुद्धिमान नहीं है, इस वाक्य के लिए कहीं आपने देखा है सोहन बुद्धिमान अ है? भाई नहीं, अगर ये उपसर्ग नहीं का अर्थ देता हो तो इसकी जगह प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा, तो ये क्या है? ये वाक्य गलत है, क्योंकि ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा है। अगर कमल की जगह हम पंकज का प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर अ इसका अर्थ होता, अ का अर्थ नहीं होता, तो इसकी जगह हम नहीं की जगह प्रयोग कर सकते थे। कमल की जगह पंकज का प्रयोग करो, चाहे पंकज की जगह कमल का प्रयोग करो। इसी प्रकार अगर अ उपसर्ग का अर्थ नहीं होता तो फिर नहीं की जगह अ का प्रयोग करो, चाहे अ की जगह नहीं का प्रयोग करो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह उपसर्ग है और उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? हमें उपसर्ग किसी न किसी शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा, बुद्धिमान शब्द के आगे जोड़ना पड़ेगा। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, अभी हम परिभाषा में पढ़ेंगे, तो हमें लिखना होगा सोहन अबुद्धिमान है, अर्थात सोहन बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान नहीं है यानी इसका ये अ उपसर्ग है, ये नहीं का अर्थ देता है जुड़ने के बाद, स्वतंत्र रूप से इसका कोई अर्थ नहीं होता, और वाक्य में स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग भी नहीं होता। हमने लिखा यहाँ पर कि उपसर्ग का वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ स्वतंत्र प्रयोग करके देखा, जो कि गलत हो गया। तो इनका स्वतंत्र प्रयोग होता ही नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ हमने शब्द के साथ में जोड़कर प्रयोग किया, तो यहाँ हमारा वाक्य सही है, और शब्द के साथ में जुड़ने पर ही यह अर्थ प्रकट करता है, स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकट ही नहीं करता है। यहाँ हमने देखा है कि इसका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ हमने स्वतंत्र प्रयोग किया लेकिन इसका अर्थ ही नहीं आया। यहाँ शब्द के साथ जोड़कर प्रयोग किया तो इसका अर्थ आया, ये नहीं का अर्थ दे रहा है। यहाँ पर कब? जुड़ने के बाद। अलग प्रयोग किया तो नहीं का अर्थ नहीं देगा, क्योंकि अलग ये स्वयं अपना अर्थ दे नहीं सकता ना, क्योंकि इसका अर्थ होता नहीं है। तो जुड़ने के बाद में ये नहीं का अर्थ देता है। इसका अर्थ क्या होगा? सोहन बुद्धिमान नहीं है। सोहन अबुद्धिमान है, मतलब क्या है? सोहन बुद्धिमान नहीं है। तो ये अ की वजह से नहीं का अर्थ आ रहा है, जबकि अ का अर्थ नहीं होता है। जुड़ने के बाद में यह अर्थ प्रकट करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग की परिभाषा क्या है? व्याकरणिक दृष्टि से इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, पहले, पूर्व आदि में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में बदलाव, परिवर्तन, विशेषता या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आगे कहो, पहले कहो, पूर्व कहो या आदि कहो। कई जगह परिभाषा में लिखे आते हैं आगे जुड़ने वाले शब्दों को, या पहले जुड़ने वाले शब्दों को, या पूर्व में जुड़ने वाले शब्दों को, या आदि में जुड़ने वाले शब्दों को। ये इनका अर्थ एक ही, मैंने सारे शब्द एक साथ लिख दिए। आदि कहो, आगे कहो, पूर्व कहो, कुछ भी कहो। लेकिन कई परिभाषाएं मैं देखता हूं, उनमें लिखा आता है कि वे शब्दांश जो आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं।
भाई ऐसा नहीं है, केवल परिवर्तन नहीं करते, वो विशेषता भी प्रकट कर देते हैं, चमत्कार भी उत्पन्न कर देते हैं। ये भी हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इस परिभाषा को हम सरल रूप में कैसे समझे, देखिए सरल शब्दों में कह सकते हैं कि उस शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात जो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, पहले, आदि में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। प्रभावित करने में परिवर्तन करना भी आ जाएगा, विशेषता भी आ जाएगा, चमत्कार भी आ जाएगा। अब देखिए कैसे तो इसमें परिवर्तन होता है और कैसे विशेषता प्रकट होती है। केवल परिवर्तन कहना गलत होगा। आहा कितना सुंदर नजारा है। इसमें देखिए हम इस मूल शब्द को लेते हैं, इसमें मूल शब्द हम ले रहे हैं सुंदर, जो कि मूल शब्द है। इसमें हम एक उपसर्ग जोड़कर देखते हैं। इसमें हमने मूल शब्द में अ उपसर्ग जोड़ा जो कि नहीं का अर्थ देगा। जुड़ने के बाद में असुंदर यानी कि जो सुंदर नहीं है। तो यहाँ देखिए सुंदर का अर्थ क्या था, यहाँ अच्छा था, लेकिन यहाँ अर्थ बदल गया। किसके कारण? उपसर्ग जुड़ने से। तो उपसर्ग जुड़ने से परिवर्तन आया, बदलाव आया, यानी अर्थ में बदलाव हुआ अ उपसर्ग जुड़ने से। और एक और उपसर्ग हम जोड़कर देखें, अति सुंदर। यहाँ हमने अति उपसर्ग जोड़ा, अति सुंदर यानी कि जो बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ देखिए अर्थ में बदलाव नहीं आया, अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें विशेषता आ गई, चमत्कार उत्पन्न हो गया। पहले सुंदर था लेकिन अति सुंदर, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, विशेषता आ गई। इसमें अर्थ में बदलाव तो यहाँ आया था, लेकिन हर उपसर्ग बदलाव करेगा ये कहना गलत होगा। तो केवल परिवर्तन लिखना ये गलत है। परिवर्तन के साथ में चमत्कार या विशेषता लिखना सही होगा, या प्रभावित करते हैं ऐसा लिखना परिभाषा बिल्कुल सही होगी। क्योंकि यहाँ देखा हमने अर्थ में बदलाव भी आ रहा है और यहाँ अर्थ में बदलाव नहीं आया, क्योंकि केवल बदलाव लिख दे, परिवर्तन लिख दे तो केवल परिवर्तन ही तो ज्योतिक, वो परिवर्तन ही तो प्रदर्शित करेगा परिभाषा में। तो जबकि यहाँ पर देखिए अर्थ में चमत्कार भी हो रहा है और बदलाव भी हो रहा है, तो दोनों बातें हमें लिखनी पड़ेगी। तो उपसर्ग केवल परिवर्तन नहीं करते हैं, उपसर्ग चमत्कार भी उत्पन्न करते हैं, प्रभावित करते हैं शब्द के अर्थ को। अब हम देखते हैं उपसर्गों के भेद, उपसर्गों के प्रकार, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग का सबसे पहला प्रकार है तत्सम उपसर्ग, अर्थात संस्कृत भाषा के उपसर्ग। पहला है तत्सम अर्थात संस्कृत भाषा के उपसर्ग, और दूसरा उपसर्ग होता है तद्भव उपसर्ग अर्थात हमारी हिंदी भाषा के उपसर्ग, और तीसरा होता है आगत उपसर्ग अर्थात विदेशी उपसर्ग। तीसरा आगत यानी आए हुए, विदेशी भाषाओं से आए हुए, और विदेशी भाषाओं में भी आगत उपसर्गों में हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग, और दूसरे हम पढ़ेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। जो आगत हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हमारी हिंदी में आ गए हैं, इसलिए ये कहलाते हैं आगत उपसर्ग। चलिए अब समय है आज के प्रश्नों का, और आज का सबसे पहला प्रश्न है, देखिए क्या उपसर्ग का अर्थ होता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। और आज का दूसरा प्रश्न है उपसर्ग की परिभाषा लिखिए।